गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रबोधन 2.2। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि प्रबोधन क्या है, उससे पहले पढ़ा पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण पे कुछ प्रश्न किए थे। आज हम इसी तरह प्रबोधन के सेकंड टॉपिक को जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये एकदम फ्री कोर्स है और इसमें यहाँ पे आपको संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, यूपीएससी 2022 को लेके और यूपीपीसीएस 2022 के टारगेट को लेके। जीएस फर्स्ट पेपर में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, कंटिन्यू क्लासेस देखिएगा। आपका इतिहास के लिए एक समझ विकसित होगी जो आपको मेंस लिखने में लाभदायक होगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा प्रबोधन के बारे में, कि प्रबोधन क्या था, प्रबोधन कैसे आया। फिर हमने पढ़ा प्रबोधन की विशेषताएं, जिसमें बुद्धिवाद को जाना, मानवतावाद को जाना। हमने पढ़ा समतावाद, हमने पढ़ा इहलौकिकतावाद, हमने पढ़ा आशावाद, हमने पढ़ा साहसिकता। मतलब हम साहसिकता में हमने क्या पढ़ा था कि मनुष्य बुद्धिमान तो होता है, वो बुद्धि से निर्णय लेना चाहता है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, अवस्थिति को देखते हुए वो निर्णय लेने में अक्षम होता है। तो उसको साहसिकता दिखानी पड़ती है। जो भी उसने अपनी बुद्धि से, अनुभव से देखा, महसूस किया, उसको आगे बढ़ के डिसीजन लेना चाहिए। उसी को एक आधुनिकता का संवाहक, इसीलिए हमने इसको पुनर्जागरण को बोला था। प्रबोधन उसका नेक्स्ट स्टेप हमने माना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो केवल मानसिक विचार को, मानसिक विकास हो रहा है। विचारकों ने अपने अपने फैक्ट्स दिए, विचारकों ने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए। वहाँ पे हम एक मानसिकता को अपनी डेवलप कर रहे हैं, नए निर्णय ले रहे हैं, पुरानी चीज़ों का खंडन कर रहे हैं। संदेहवाद का सिद्धांत, जिसमें बताया गया कि मनुष्य को संदेह करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए, तभी तो नई चीज़ें डेवलप होती हैं। चलिए आज बात करेंगे हम प्रबोधन के फलक की, जिसमें प्रबोधन का साहित्य पढ़ेंगे, प्रबोधन से रिलेटेड, प्रबोधन के लिए रिलेटेड धर्म पढ़ेंगे, प्रबोधन का स्वरूप पढ़ेंगे, प्रबोधन की प्रकृति को जानेंगे और फिर पढ़ेंगे दर्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन आपने देखा होगा मेंस में 2008 से लेके और 2020 तक, और 2021 में भी मैंने आपको पिछली क्लास में एक प्रश्न दिखाया था। तो ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं एग्जामिनर, यहाँ से बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, या तो रूसो को लेके या कांट को लेके। इसके दर्शन में और भी विचारक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों को हमें थोड़ा सा डीप पढ़ना होगा, तभी हम जानेंगे कि प्रबोधन का दर्शन किस स्वरूप में था। चलिए बात करते हैं प्रबोधन के फलक की। अब प्रबोधन का फलक क्या था? एक राजनीतिक विज्ञान करके विषय था, जिसको नॉर्मल शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने ऐड कर लिया था। अब लोग बाग राजनीतिक विज्ञान की बात करने लगे, राजनीति की बात करने लगे, गणतंत्र की बातें उठने लगी, राजतंत्र की बातें, मतलब पॉलिटिक्स की बातें एक दूसरे से, जैसे आज के टाइम में हम नॉर्मली बात करते हैं, तो वो एक अध्ययन की सामग्री में आ गया था। मतलब दर्शन में आप कहो या शिक्षा के माध्यम से कहो, राजनीतिक विज्ञान एक स्वतंत्र विद्या के रूप में विकसित हो चुका था और इसका स्थान अध्ययन प्रणाली में महत्वपूर्ण हो गया था। इसके लिए जिम्मेदार या इसके लिए योगदान किन लोगों ने दिया? सबसे पहले लोक की बात करेंगे, कि लोक का हमने पहले भी पढ़ा कि लोक ने कौन सा दिया था, अनुभववाद का सिद्धांत दिया था, कि मनुष्य जब पैदा होता है उसका मस्तिष्क कोरा कागज होता है। तो यहाँ से हमारा वंशगत श्रेष्ठता का सिद्धांत को इसने खंडन किया था। जैसे कहते हैं राजा का बेटा राजा हुआ, तो ऐसा नहीं है ना कि वो दैवीय शक्ति लेके पैदा हुआ, कोई मैजिक था उसके पास में, नहीं। जो भी आदमी चारों तरफ को देखता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी दुनिया से जो कुछ सीखता है, इससे वो इंटेलिजेंट बनता है। इससे वो सीखता है कि कैसे, हाउ टू डू द थिंग। हम बार बार कहते हैं ना कि एक आईएएस का बच्चा आईएएस क्यों बन जाता है, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्यों बन जाता है। यहाँ पे आप देखो सबसे, कि देखा ना, हमने कहा कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन गया, एक आईएएस का बच्चा आईएएस बन, ऐसा नहीं है कि उनको वो मैजिक लेके पैदा हुए या वो,
वो कहीं न कहीं चीज़ें देखने जो उनका देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसके अनुभव पे काउंट होंगी। जैसा माहौल होगा, ऐसा वो सीखेगा, नई चीज़ें सीखेगा, उसको थोड़ा-सा व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा, उसको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। लेकिन एक गरीब का बच्चा भी एक पुअर पर्सन है, रिक्शा वाला है या कहीं भी आप देखो जो वंचित वर्गों में हैं, उनके बच्चे भी आज के टाइम में डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर बहुत सारी जगह पे जा रहे हैं। और आप इस क्लास से जुड़े रहिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आज यहाँ आप वो सीखेंगे जो जिसके लिए लोग अब 50,000 तक फीस ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की तैयारी कराऊंगा 2022 की। तो कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना, हम एक एक चीज करके सीखेंगे। चलिए, हमने बात की लोग के अनुभव, बात की कि अनुभव से सीखा, फिर धीरे धीरे बढ़ा। इसी तरह मोंटेस्क्यू, दूसरा नाम इसमें सबसे फेमस है मोंटेस्क्यू का। कि मोंटेस्क्यू ने क्या बोला? मोंटेस्क्यू बोलता है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, कि जिसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों की शक्तियों का, तीनों में पृथक्करण होना चाहिए, तीनों की पृथक पृथक स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, तीनों अपने अपने उसमें कार्यशील होने चाहिए। और रूसो की बात करें तो रूसो ने तो गणतंत्र तक का सिद्धांत दे दिया। तो अगर मॉन्टेस्क्यू ने जहाँ दिया शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, वहीं पे आपका रूसो गणतंत्र की बात करता है। थॉमस पेन, ये सारे विचारक थे जिन्होंने बहुत सारी योगदान दिया, बहुत सारा लोगों को बताया, लोगों में मानसिक मानसिक स्तर को विकसित किया। प्रबोधन का राजनीतिक चिंतन क्या है? वो व्यक्ति की बुद्धि में विश्वास करने पे बिलीव करता है, मतलब बुद्धि पे बिलीव करता है। आप जो भी नॉलेज, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक, मतलब जो भी आप अपना नॉलेज से, बुद्धि से चीजें सीखते हैं, उस पे बिलीफ है राजनीतिक चिंतन में, उसका सम्मान भी करेगा। जैसे लोक ने क्या किया? लोक ने राज्य के निर्माण के लिए सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? सामाजिक संविदा का। सामाजिक संविदा के अंदर क्या हुआ था कि लोगों ने अपने से मिलके एक राज्य का निर्माण किया, एक सरकार का निर्माण किया, जैसे आज भी हम करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस तरह इन्होंने एक सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया। उसमें नागरिकों ने राज्य को अपने अधिकार समर्पित किए, मतलब अपने जितने भी राइट्स थे वो सारे के सारे इन्होंने गवर्नमेंट को दे दिए, जिसको इन्होंने राज्य बनाया। चुना तो इन्होंने ही था, जो पीपल्स थे उन्होंने इस गवर्नमेंट को चुना, अपने अधिकार दे दिए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नेचुरल राइट जो थे वो अपने पास रखे। अब ध्यान से सुनना, लोगों ने सरकार बनाई, सरकार के अंतर्गत सब कुछ दे दिया उनको, अधिकार दे दिए। क्योंकि क्या होता है, आप समझिए, अगर कभी कोई लड़ाई हुई, आप अपने पे एग्जाम्पल लीजिए, आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी, आप उससे ताकतवर नहीं हो, तो आप सबसे पहले किसको कॉल करोगे? आप अपने फैमिली को करोगे, अपने भाई को करोगे, अपने दोस्तों को करोगे। लेकिन सपोज करो वो आपके फैमिली से, आपके दोस्त से, आपकी जितना भी एक ग्रुप है उससे ज़्यादा ताकतवर है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सरकार की, एक गवर्नमेंट की। उस गवर्नमेंट में आपका पुलिस आएगा, उस गवर्नमेंट में आपका एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। यहाँ पे आप अपनी बात को रखोगे कि मुझे यहाँ पे इन लोगों से झगड़ा हो गया और ये परेशान है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपका क्या करेगी? गवर्नमेंट को आपने चुना है, गवर्नमेंट आपको पावर देती है, सत्ता का स्रोत आप है। आपने गवर्नमेंट को दिया अधिकार, गवर्नमेंट को दिया उत्तरदायित्व, जिसके एवज में वो क्या कर रही है? इस पावर से आपकी हेल्प कर रही है कि गरीब को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वंचित वर्गों के साथ छेड़छाड़ ना हो। तो इन्हीं चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है।
अब लेकिन यहाँ पे बात आती है कि अगर गवर्नमेंट को हमने सारी पावर दे दी तो हमारे पास क्या बचेगा? तो वहाँ पे लोगों ने अपने नेचुरल राइट्स को बचा के रखा। अब इसी तरह क्या हुआ था, जो हॉब्स ने, एक हॉब्स करके चिंतक हुए हैं, जो कहते हैं कि मनुष्य बचपन से ही स्वार्थी होता है। समझ लो, लेवाइथन का सिद्धांत है इनका कि बचपन से ही मनुष्य स्वार्थी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटा सा लीजिए, छोटा सा बच्चा अगर अपनी मम्मी के उसकी मम्मी के पास कोई दूसरा बच्चा चला जाए तो वो उसको दूर से भगा देगा कि नहीं नहीं, ये मेरी चीज़ है। कभी छोटे से बच्चे की, 4 साल 5 साल के बच्चे से कुछ मांग के देखना, आपको पता चल जाएगा वो कितना स्वार्थी है, सेल्फिश है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सीखते हैं, हम शेयरिंग शेयरिंग सीखते हैं, हम बात करना सीखते हैं, हम दोस्ती सीखते हैं, हम नई नई चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। ये हमें कौन सिखा रहा है? ये हमारा समाज सिखा रहा है। कहीं पढ़कर, कहीं सुनकर, कहीं कोई बताता है तो हम सीख जाते हैं। धीरे धीरे हम न्यूट्रल होते हैं। तो हॉब्स के लेवाइथन से अलग एक भिन्न राजनीतिक दर्शन आया है। जैसा इसने कहा था कि मनुष्य बचपन से स्वार्थी होता है, यहाँ पे लोग अनुभववाद से सिद्धांत से बात करता है कि नहीं, मनुष्य विवेकशील है, मनुष्य के पास सोचने की शक्ति है, मनुष्य सही और गलत को जानता है। जिस तरह से हम अपना बुद्धि से, अनुभव से चीज़ें सीखते हैं, हम सही और गलत में चूज कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर लोग बोलता है कि मनुष्य को अपने भले और बुरे का निर्णय लेने के लिए अधिकार है, उसके पास समता है, उसके पास अभिव्यक्ति है कि वो समझ सकता है कि क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। तो इस तरह जो प्राकृतिक नेचुरल राइट्स हैं, जिसमें आज के टाइम में आप आर्टिकल 21 देखो, कहाँ से मिला हमें? मतलब इतनी साल पहले, इतनी सैकड़ों साल पहले बात कर रहे थे वो आर्टिकल 21 की, जो हम बिल ऑफ राइट्स से हमें इंडिया से आए ये चीज़ें। मतलब वो उस समय बात कर रहे हैं कि दैहिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, संपत्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने विश्वास के चयन की बात होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो उस टाइम बात कर रहे हैं। जिस तरह दैहिक स्वतंत्रता की, संपत्ति की, वो बात करते हैं विश्वास के चयन की। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के तहत। तो धीरे धीरे जैसे बाद में मोंटेस्क्यू आया, मोंटेस्क्यू ने लोग के ही प्रेरणा से कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करना चाहिए। इसी पे मोंटेस्क्यू का पूरा दर्शन डिपेंड करता है कि हमें, जो लोग हैं, उनकी स्वतंत्रता देनी चाहिए उनको, सरकार की जिम्मेदारी है ये, और राज्य की निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। और निरंकुशता को समाप्त करने के लिए क्या कहा उसने? अगर राजा, अगर गवर्नमेंट आपकी, सपोज करो गवर्नमेंट निरंकुश है, तो गवर्नमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं। एक पॉलिटिकल, जो उसका विधायी, मतलब विधायी शक्ति, एक उसकी कार्यपालिका, और तीसरी उसकी न्यायपालिका। ये तीनों के तीनों स्वतंत्र होने चाहिए, ये स्वतंत्र निर्णय लेने चाहिए, और इनकी शक्तियों का अलग अलग विभाजन होना चाहिए। कि न्यायपालिका जो कार्य कर रही है, उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो विधायिका कानून बना रही है, उसमें कार्यपालिका से वो स्वतंत्र होनी चाहिए। तो जब ये तीनों की तीनों सेपरेटेड पावर्स रख रही हैं तो एक संतुलन बनेगा और कहीं भी निरंकुशता नहीं जन्म ले पाएगी। अगर एक पर्सन में ये तीनों की तीनों शक्ति दे तो कहीं ना कहीं उसके निरंकुशता होने का ज़्यादा चांस है। अब इसके बाद अगर बात करें तो रूसो आए। रूसो ने क्या कहा? रूसो तो यहाँ तक बात कर रहा है गणतंत्र की,
अगर रूसो की बात करें तो रूसो इससे आगे बढ़ के इसने गणतंत्र का एक विकल्प सुझाया। सब कुछ अगर देखें तो हम अगर राजनीतिक चिंतन पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? राजनीतिक चिंतन की, मतलब कैसा फलक था इसका प्रबोधन का। तो राजनीतिक चिंतन में अगर हम समझेंगे तो इसमें मैकियावेली, बोदीन, हॉब्स, जो ये विचारक थे, इनके राजनीतिक सिद्धांत से इनमें कहीं ना कहीं लोक से भिन्नता थी। जो लोक ने अनुभववाद का सिद्धांत दिया, जैसे जैसे लोक ने बताया, तो कहीं ना कहीं इनसे वो डिफरेंसेस रखते थे। और मोंटेस्क्यू, टॉमस पेन, रूसो, उनका इन्होंने विकल्पों का प्रयोग किया। मतलब जो सारा का सारा अगर हम राजनीतिक चिंतन समझें तो हमने किस चीज की बात की? हमने लोक की बात की, हमने मोंटेस्क्यू की बात की, हमने बात करी रूसो की, टॉमस पेन की। ये लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। जो जो मैं बोलता हूँ आप कॉपी पे अपना नोट करते रहिएगा। हमने बात की मैकियावेली की। ऐसे तो बना नहीं ना कहीं तो कुछ चीजें निरपेक्ष में तो बनती नहीं है, कहीं ना कहीं सापेक्ष ही रहती है कोई चीज उसके। हमने बात की बोर्डिंग की, हॉब्स की। हॉब्स का बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये चीजें हमने बात की, लोक की, मोंटेस्क्यू की, रूसो की, टॉमस पेन की, मैकियावेली की, बोर्डिंग की, हॉब्स की। तो इन सब ने मिलके एक राजनीतिक चिंतन दिया, जिसको हमने अभी समझा। अब अगर हम प्रबोधन के दृष्टिकोण की बात करें तो प्रबोधन का दृष्टिकोण कैसा था? प्रबोधन के दृष्टिकोण में सबसे पहले ये पूंजीवाद की बात करता है। किसकी बात करता है? पूंजीवाद की। इसका फलक जो है पूंजीवाद से मिलता जुलता है। ये बात करता है कि पूंजीवाद होना चाहिए। ये आर्थिक स्तर पर न किसी की बात करता है तो वो पूंजीवाद है। इसके तहत अगर पूंजीवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा, नाम आता है एडम स्मिथ, और दूसरा आता है क्वेश्चने। ये नाम लिख लेना, ये आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना तो ये नाम लिखते हैं तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। ये सारे इकोनॉमिक्स हुए हैं, और इनके दृष्टिकोण को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम प्रबोधन का दृष्टिकोण नहीं समझ पाएंगे। पूंजीवाद के अतिरिक्त प्रबोधन की धारा अगर बात करें तो जो 19th सेंचुरी थी वो बात करती है उपयोगितावाद की। उपयोगितावाद का मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ कि अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी। हमें वो काम करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही रह सकें। तो ये बात करता है उपयोगितावाद की। फिर पूंजीवाद से संबंध करके इसने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। अब ये सारे दृष्टिकोण समझ के ही हम प्रबोधन का दृष्टिकोण समझ सकते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, इसमें इन सब की बात की रिकॉर्ड होने, मतलब ये नाम है, ये आप सभी यूज होंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसने, जैसे पूंजीवाद की बात आई तो एडम स्मिथ को समझना जरूरी है। उपयोगितावाद, रिकॉर्ड, ये सारे के सारे आपको आगे काम आएंगे। अब बात करें अगर साहित्य की, तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सबसे ऊपर। अगर हम बात करें साहित्य, तो साहित्य में आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स 10th में 12th में भी पढ़ी होगी पोएट्री में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो प्रबोधन की प्रकृतिवादी जो स्वायत्ता थी या स्वतंत्रता थी, कि चेतना को इसने अभिव्यक्त किया। किसकी?
विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया कि प्रकृतिवादी स्वतंत्रता, जो हमने प्रकृतिवाद में समझा चुके हैं, पहले समझाया था ना प्रकृतिवाद का सिद्धांत, उसको एक बार देख लेना। लास्ट क्लास में पूरा का पूरा मैंने इस पे विश्लेषण किया है। इसी चेतना के साथ में विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस की क्रांति की प्रशंसा की। इसने प्रशंसा की फ्रांस की क्रांति की, जो टिकी हुई है बंधुत्व पे, स्वतंत्रता पे। वहीं से सारे वर्ड्स निकले। तो साहित्य में जब इनकी बात होती है, जहाँ स्वतंत्रता की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, जो आज हम बात करते हैं विधि के समक्ष शासन, ऐसा विधि के समक्ष समानता की, बंधुत्व की, ये सारे के सारे जो मैसेजेस थे, ये सारे के सारे फ्रांस की क्रांति से मिले। क्वेश्चन आता है ना कि प्रबोधन का अंतर संबंध फ्रांस की क्रांति से क्या था, तो यही तो चीजें हमें मिली, इसमें हम नाम लेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का, कि साहित्य में उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। अब धर्म की अगर हम बात करें, मतलब मैं आपको एक इमेज बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे इसको समझेंगे। धर्म की बात करें तो प्रबोधन के धर्म का फलक अगर बहुत ही मल्टी डायमेंशन था। कुछ दार्शनिक तो कैथोलिक, अगर हम बात करें तो एक तरफ कैथोलिक की बात करते हैं, विचारकों की तो बात हो रही है कि कौन कैथोलिक मान रहा है और कौन प्रोटेस्टेंट की बात कर रहा है। तो कुछ तो प्रोटेस्टेंट बने रहे, कुछ कैथोलिक, और कुछ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई नास्तिकता की। तो अगर हम प्रबोधन के धर्म की बात करेंगे तो कैथोलिक भी बताएंगे, प्रोटेस्टेंट भी बताएंगे, और नास्तिकता का जन्म भी बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे थे जो मानते ही नहीं थे। लेकिन जो उसका मेन सेंटर था, मेन क्या थी, मेन चेतना जो थी, वो बात करती है स्वतंत्रता की, वो बात करती है समानता की। स्वतंत्रता और समानता के अनुकूल जो भी धर्म हमें समानता दे रहा है, मतलब जो भी आपका रिलीजन है, वो बात कर रहा है समानता की, वो बात कर रहा है अगर स्वतंत्रता की, तो हम उस धर्म को मानेंगे, उसके अनुकूल हमारा धर्म होना चाहिए। यहीं पे तो आपका विज्ञानवाद और तर्क बुद्धिवाद आता है। अब इसकी अभिव्यक्ति क्या आई, आपकी अभिव्यक्ति आई देववाद में, जिसने आपका प्रकृतिवाद को अभिव्यक्त किया। धर्म के क्षेत्र में जो प्रकृतिवाद की अभिव्यक्ति थी, वो यही थी, क्योंकि प्रकृति के सामने सब समान है, वो सबके लिए स्वतंत्रता देती है। तो उस तरह की अगर हम बात करें तो चर्च की जो चीजें चल रही थी धर्म के ऊपर, जैसे वॉल्टेयर, इरेस्मस, शेक्सपियर, इन्होंने सब ने उसका उस पे बहुत चोट मारी। तो इस तरह से साहित्य पढ़ा हमने, धर्म पढ़ा, यहाँ तक हम जाना। अब बात करेंगे हम प्रबोधन के दर्शन की। तो प्रबोधन के दर्शन में दो नाम सबसे फेमस हैं, एक रूसो और एक कांट। तो रूसो के बारे में जानना बहुत जरूरी है। रूसो का जन्म 18वीं सदी में जेनेवा में हुआ, लेकिन सब लाइफ जो गुजरी वो फ्रांस में गुजरी। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और उसे स्वतंत्र करने के लिए ही उसने कुछ बातें बताई, अपना दर्शन बताया, और कुछ तथ्य दुनिया के सामने रखे। रूसो कहता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता तभी साकार होगी जब उसका सर्वांगीण, सर्वांगीण मैंने आपको बताया था जब आधुनिकता पढ़ रहे थे कि सर्वांगीण क्या है। सर्वांगीण में आपका राजनैतिक, उसका आर्थिक, उसका सामाजिक, उसका कल्चरल, सांस्कृतिक, जब ये सारे स्तर पर उसको समानता दी जाए। स्वतंत्र कब होगा, जब वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, सामाजिक स्तर पर स्वतंत्रता मिले, राजनीतिक सांस्कृतिक स्तर पर उसको समान माना जाए। मतलब यहाँ पे सभी स्तरों पर जैसे समानता हो, इसके लिए समवांगीण समानता। और वो मानता था कि मनुष्य सभ्यता के विकास के साथ ही संवेदना से दूर होता चला है। जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता का विकास होता है, वो संवेदनाओं से दूर चला जाता है, और वह मानव को उसकी आदिम भव्यता के साथ
भावुक रूप से देखता था। रूसो अपने को क्या समझता, मतलब रूसो मनुष्य को कैसे समझता था कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, वो संवेदना से दूर जा रहा है और भावुक, उसका जो इमोशनल बात करता है कि मनुष्य को इमोटेटिव होना चाहिए। लेकिन इमोशनल से देखो देखो आज की टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे इज डेवलपिंग, वी आर अपग्रेडिंग, वी आर अपडेटिंग द थिंग। तो इन अपडेटिंग और अपग्रेडिंग में हमारी संवेदना कहाँ गई? आज हम करना में नहीं, ना हम बात करते हैं आज प्यार की। हमें एक दूसरे को देखकर जो मोह स्नेह था, आज सब वर्चुअल हो गए। तो वही चीज कहता है कि मनुष्य को भावुक होना चाहिए। अगर हम रूसो की बात करें तो ये एक ऐसा दार्शनिक था जो कहता है कि बुद्धि तो होनी चाहिए, बुद्धि बुद्धि हो, लेकिन इससे भी ज्यादा मनुष्य को उसका जीवन भाव केंद्रित होना चाहिए। मनुष्य को सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अपनी इमोशंस के लिए देना चाहिए। अगर इसकी राजनीतिक चिंतन के रूप में बात करें तो इसने दिया गणतंत्रवाद का सिद्धांत। किसका दिया? गणतंत्रवाद। और बात की किसकी? बात की इसने इमोशनल की। ये कहता है कि संविदा के आधार पर जो राज्य बनता है उसके माध्यम से हमें उभर कर आना होगा। संविदा के आधार पर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो हमने एक राज्य का निर्माण किया कि 4-5 लोगों ने मिलकर मिलकर 4-5 संस्थाओं ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई। और यहाँ पे इसने एक बुक भी लिखी, सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा करके बुक लिखी, जिसमें इसने बताया कि समुदाय के साथ साथ संविदा करना, मतलब लोगों को क्या करना था, लोगों को समाज के साथ कांटेक्ट करना था, ना कि राजा के साथ। अगर राजा के साथ करोगे तो वो राजतंत्र हो जाएगा। यहाँ ये बात करता है गणतंत्र की, कि अगर हम बात करें, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा समुदाय के साथ होना चाहिए, समाज के साथ होना चाहिए। और हर व्यक्ति को इस कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा होना चाहिए, जिसमें उसके जितने भी अधिकार हैं वो अधिकार हम समुदाय को दे दे रहे हैं, मतलब एक वर्ग को दे रहे हैं, अपने समाज को दे दे रहे हैं। क्योंकि जो समाज का निर्णय होता है, एक कम्युलेटिव डिसीजन होता है, वो एक अच्छा डिसीजन होता है। क्योंकि एक आदमी की बुद्धि सपोज करो कम है, बहुत सारे लोगों की बुद्धि ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हम हमेशा बहुमत का सिद्धांत मानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो निर्णय लेंगे वो हमेशा अच्छा होगा। यहाँ ये बात करता है ज़्यादातर समुदाय, बहुत सारे समुदाय मिलकर एक सरकार का निर्माण कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम बात करें रियल विल की, इसकी रियल विल से ही मतलब वास्तविक इच्छा की बात करता है ये। रियल विल की बात करते हैं जिसको वास्तविक इच्छा कहते हैं। मतलब इच्छा और वास्तविक इच्छा दोनों डिफरेंस करती हैं। रियल विल क्या होती है? रियल विल में सामान्य इच्छा का निर्माण होता है और यही समुदाय के हर व्यक्ति के लिए हितकर होता है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा उसकी वास्तविक इच्छा के प्रतिकूल हो जाती है। मतलब ओरिजिनल रियल विल क्या है और उसका नेचर क्या है किसी डिजायर के लिए। तो यहाँ पे हमें वरीयता किसको देनी चाहिए? जो रियल विल है। कभी कभी हम सोचते हैं हमारा दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो हमें किसको प्रेफरेंसेस देनी चाहिए? रूसो हमेशा किसकी बात करता है? रूसो हमेशा इमोशनल की बात करता है और जो हृदय की बात है उसको हमेशा मानना चाहिए। अगर हम सामान्य इच्छा के साथ गणतंत्र बनाएंगे या गणतंत्र रूप का विकास करेंगे तो क्या होगा? तो लोकतांत्रिक तरीके से होगा चीजें। एक ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें बहुमत और अल्पमत के बीच में तनाव नहीं होगा, ये तनाव कम होगा। मतलब जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत कम होंगी।
क्योंकि बहुमत और अल्पमत के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, वर्ग कोई वर्ग वंचित नहीं होगा, सारे के सारे समान होंगे, तो समानता की बात करता है। अगर बहुमत का निर्णय लिया गया तो वो कुछ मुद्दों पे होगा, कुछ उसका आधार होगा जो पूरे समाज के लिए और समुदाय के लिए हितकर होगा, क्योंकि एक समुदाय डिसीजन ले रहा है। अब रूसो कहता है कि जो मानव है, मानव अपने माइंड से मतलब नेचर से वो संत है। संत समझते हो, जो अच्छा बुरा भला समझता है, काइंड नेचर का होता है। इसलिए समुदाय की इच्छा, उसके जो व्यवहार होगा वो उसके अनुकूल रहेगी, और मनुष्य जो सोच रहा है संत की तरह सोच रहा है तो चीजें बढ़िया होंगी। अब यहीं पे वो जो अपना सामाजिक संविदा का सिद्धांत या सामाजिक आदर्श है, तभी राजनीतिक रूप से प्रतिफलित होगा जब आर्थिक भेदभावपूर्ण व्यवस्था खत्म होगी। जो हम गैप है ना हमारे पास, इनकम का गैप है, जो आर्थिक समानता नहीं है, तो जब तक हम आर्थिक समानता नहीं लाएंगे तब तक ये कहीं ना कहीं गैप बना रहेगा। इस गैप को, समाज के गैप को, और हमें एक आइडियोलॉजिकल सोसाइटी नहीं मिल पाएगी, एक सामाजिक आदर्श नहीं मिल पाएगा। और चीजें हमारे पास कब होंगी, जब हम आर्थिक समानता की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कि समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए, तो उसी से हमारी सामाजिक समानता का मतलब, सामाजिक समानता का आधार क्या होगा, आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता का अधिक आधार क्या होगा, आर्थिक समानता। तो इस तरह की बात रूसो करता है। रूसो कहता है कि जटिलताएं कब आएंगी, प्रॉब्लम्स कब आएंगी, जब कोई भी जो व्यक्ति है वो प्रकृति के किसी वरदान को अपनी निज मतलब जहां से भी आपका प्राइवेटाइजेशन शुरू होगा, आपका निजीकरण शुरू होगा, वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। भगवान ने क्या दिया, मतलब हमें प्रकृति ने क्या दिया, प्रकृति ने जल दिया, प्रकृति ने वायु दी, प्रकृति ने सब कुछ दिया, संसाधन दिए। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी, जब इन संसाधनों पे कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति समझेगा कि मैं किसी को नहीं दूंगा। पुराने टाइम पे आपने देखे होंगे, एक जमींदार एक तालाब पे अधिकार कर लेता था और कहता था कि ये मेरा है, इससे पानी कोई नहीं भरेगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब तक समानता है, जब तक हम समता की बात करते हैं कि सभी संसाधनों पे सबका बराबर का अधिकार है, तब वहाँ विवाद होगा ही, कोई वंचित वर्ग नहीं रहेगा। इन संसाधनों से लाभ उठा के कोई आर्थिक स्तर पे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, सब समान होंगे, तो वहाँ तनाव कम होगा या तनाव न के बराबर होगा। इसका समाधान कैसे होगा कि हम संपत्ति की जो निजीकरण है इसको खत्म कर दें। बेसिक समझे इसका, ये संपत्ति के निजीकरण की अधिकार को खत्म करता है। जैसे गवर्नमेंट ने अधिसंपत्ति के अधिकार को खत्म किया था, जो आर्टिकल 19 के उसमें था, अब वो एक विधिक लॉ है। तो इसी तरह रूसो उस टाइम कह रहा था कि किसी की संपत्ति पे वो नहीं होना चाहिए, ये संपत्ति समाज की होनी चाहिए, समुदाय की होनी चाहिए, सबका इस पे समान अधिकार होना चाहिए। फिर ये कहता है कि जो समाजवाद है यहीं से उसका स्टार्टिंग होता है। इट इज द बोर्न ऑफ समाजवाद, यहाँ से समाजवाद की उत्पत्ति होती है। अब बहुत सारे रूसों के दर्शन में इसने रियलिटी को बताया, इसकी इसने हिस्ट्री की रियलिटी को बताया, और चीजें कहीं स्टार्टिंग में जो फ्रांस की क्रांति थी, मतलब रूसो और फ्रांस की क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान था। इसने इसको एक दिशा दी, समानता की बात की, बंधुत्व की बात की। तो रूसो कहीं ना, इसकी पूरी लाइफ तो फ्रांस में गुजरी, पैदा ही जिनेवा में हुआ था, लेकिन इसने एक इसको डायरेक्शन दी। तो क्वेश्चन अगर फ्रांस की क्रांति से आएगा तो आप इस पे लिख सकते हैं जितना मैंने बताया।
मैं इस पे थोड़ा सा बाद में बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखा दूंगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आगे क्या हुआ कि रोबोस्फियर जब आया फ्रांस में, रोबोस्फियर एक नाम हुआ है, आप आगे पढ़ेंगे। रोबोस्फियर रूसो की बात, रोबोस्फियर और फ्रांस की बात, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जब रोबोस्फियर सत्तासीन हुआ तो जो रूसो का आइडियोलॉजिकल गणतंत्र था, मतलब आदर्श गणतंत्र था, वो अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त करने लगा। अब उसमें वन मैन आर्मी की बात करने लगा। वो कहता है कि फ्रांस में जो आतंक की शुरुआत होती है, जो आतंकित राज्य की शुरुआत हुई, वो यहीं से शुरुआत हुई। इसने एक डायरेक्शन दी, क्योंकि जो रूसो ने सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया था, उसके दौरान कहा था कि जितने भी राइट्स हैं वो गवर्नमेंट को दे दिए। अब गवर्नमेंट को दे दिए राइट्स, जब तक गवर्नमेंट अच्छी है तब तक ये चीज़ें बढ़िया चलती रहेंगी। और जहाँ गवर्नमेंट एविल होगी वहाँ पे क्या होगा, आपके पास तो राइट ही नहीं है, आपकी स्थिति तो बहुत गंभीर हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप, कहीं ना कहीं आतंकी गवर्नमेंट का भी स्टार्टिंग होगा। अब यहाँ पे जब आपने समर्पण कर दिए तो लोग का जो प्राकृतिक अधिकार है, अब इसमें देखो दो तीन चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम लोग का पढ़ा हमने, अनुभववाद, हमने रूसो को जाना कि रूसो ने कैसे समानता संभुक्त समानता की बात की, कैसे इसने बंधुत्व की बात की, कैसे स्वतंत्रता की बात की, कैसे फिर रोबोस्पेयर कहता है कि रोबोस्पेयर जब सत्तासीन हुआ तो ये तो और कट्टर था, इसने कहा कि सारे के सारे राइट्स तो गवर्नमेंट के पास हैं, तो अब क्या करना है। तो ये सारी चीजें मिलके इस आपकी समझ को विकसित करेंगी कि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन किसी भी डेफिनेशन से आ जाएगा तो आप उसको बनाने में, उसको लिखने में सहज महसूस करेंगे। तो जो भी नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, आपको फुल कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर क्या हुआ कि जो गणतंत्र था, सामुदायिक गणतंत्र व्यवस्था, मतलब आदर्श जो गणतंत्र व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं कट्टर होने लगी। उसमें आपकी सामान्य इच्छा का प्रतिरूप जो माना था रूसो ने, वो अब कहता है कि शक्ति के पृथक्करण की आवश्यकता से भी मुक्त रखना चाहिए इसको। शक्ति का पृथक्करण क्या किसने दिया था, ये मोंटेस्क्यू ने दिया था। अब जो भी हो, ये एक क्वेश्चन आया है, मैं इस पर बात करूंगा आगे कि रोबोस्पेयर सॉरी रूसो के जो आदर्श, लेकिन वह आधुनिक विश्व को गणतंत्र का मार्ग दिखलाने वाला एक प्रकृति प्रेमी, जिसने प्रकृतिवाद की बात की, एक समतावादी दार्शनिक था, जो मनुष्य को स्पंदन और संवेदनाओं से परिपूर्ण और सामाजिक भेदभाव एवं राजनीतिक बंदिशों से मुक्त देखना चाहता था। इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें आप कीवर्ड्स देखोगे तो जो आदर्श इसका गणतंत्र था उसमें क्या था, आदर्श गणतंत्र की बात करता है, उसको बोलते हैं एक रोमांस था। इसने जो वर्ड है उसको एक डायरेक्शन दी, इसने समानता सिखाई, इसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को समायोजित किया, जिसमें प्रकृति प्रेमी बताया गया, और जो मनुष्य की जो संवेदनाओं से थी, मतलब इसने बताया इमोटेटिव कि हमें हमेशा दिल की बात सुननी चाहिए, दिल और दिमाग की कभी भी लड़ाई होती है तो दिल की बात सुननी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के आदमी को जो भेदभाव है, जो वंचित समाज है, जो आर्थिक असमानताएं हैं, उन सबसे मुक्त होना चाहिए। तो आज चलिए एक प्रश्न लिखिए, आप इसी का जवाब देंगे। आप लिख के मुझे कमेंट्स पे आप भेज सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए,
वहाँ पे ये लिखिए 150 शब्दों में आपको प्रश्न लिखना है कि रूसो के आदर्श में एक रोमांच था, लेकिन वह आधुनिक विश्व को गणतंत्र का मार्ग दिखलाने वाला एक प्रकृति प्रेमी, समतावादी दार्शनिक था, जो मनुष्य को स्पंदन और संवेदनाओं से परिपूर्ण और सामाजिक भेदभाव एवं राजनीतिक बंदिशों से मुक्त देखना चाहता था। इस पे आप 150 शब्द, ये 200 शब्दों में लिखना है इस प्रश्न को, और तब हम देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम कांट से शुरू करेंगे और कांट को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।